अंकुर अस्मिता कौन है पता नहीं। ओके। पाठ क्रमांक 14 पल्लवन। अब देखो पल्लवन में क्या होता है। डॉक्टर दयानंद तिवारी ने इस पाठ को लिखा है। लेखक परिचय। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ था। आज आपको पता है खोपोली गांव जिला रायगढ़, खोपोली अपने इधर आता है ना, करजत साइड में। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। विविध परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को निर्देशन करता है। इनका जो भी है, जो रचनाएं इन्होंने रची हैं वो दूरदर्शन पे हमेशा आयोजित होते हैं। परिचर्चाओं मतलब लोगों की चर्चाओं में रहते हैं। इतना अच्छा लेख ये लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाविद्यालयों के प्रति, विद्यालय और जो बच्चे होते हैं उन छात्रों के प्रति ये क्या होते हैं, हमेशा समाज में जो भी कुछ अगर कुछ गड़बड़ होता है, समस्या होती है, तो उसके प्रति ये जागरूक भी रहते हैं। और अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन को लेकर, बच्चों को पढ़ाई को लेकर और विषय को लेकर ये हमेशा समाज को अच्छे अच्छे दिशा निर्देश करना मतलब अच्छी अच्छी ज्ञान देना और अच्छी बातें बताना कि यह करेंगे तो बच्चों को क्या होगा, आगे के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। इन्होंने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, संगोष्ठी मतलब जब कवि और लेखकों का सम्मेलन होता है, लोग एक जगह बैठते हैं, तो उस समय के समसामयिक, समसामयिक मतलब उस समय जो चर्चा होती है इस विषयों पर भी, और समय मतलब उस समय समाज में क्या हो रहा है उस विषय पर भी क्या करते हैं, अपना मंतव्य, मंतव्य मतलब अपना मत प्रकट करते हैं। एक दूसरे के पास अगर बैठो, अपना अपना विचार बताओ, तो शायद वह विचार मिलकर अच्छे अच्छे समस्याओं का समाधान होता है और अच्छी अच्छी बातें फिर आती हैं अपने समझ में। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और भावोत्पादक है, प्रभावोत्पादक है। ये भाषा क्या है, एकदम संप्रेषणीय मतलब एक दूसरे को समझ में आने वाली और प्रभावी भी है। सबसे ज्यादा तो यह है कि लोगों के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव छोड़ता है। प्रमुख कृतियां, साहित्य का समाज, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुग्दल के कथा साहित्य का समाज शास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम, ये सारी चीजें उनकी प्रमुख कृतियां हैं। एकांकी हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में, एकांकी मतलब जो हम कभी कभी अपने स्कूल कॉलेजों में स्किट बोलते हो ना आप लोग, एकांकी नाटक प्रस्तुत करते हैं, उसमें 2, 4, 5 ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग पात्र बने हुए रहते हैं उस कहानी के। तो यही बात है, एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जाता है। जीवन के किसी एक अंग प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावी ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता होती है। किसी जीवन के एक पहलू को, किसी एक अच्छे प्रासंगिक प्रसंग को लेकर हम क्या करते हैं, अच्छे ढंग से नाटक प्रस्तुत करते हैं, उसको हम एकांकी कहते हैं और यही उसकी विशेषता होती है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध हुआ है। पाठ परिचय, यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। अब यहाँ एकांकी है, पल्लवन मतलब अपने यादों का पल्लवन, और सबसे बड़ी चीज यह एकांकी की विधा, पल्लवन को एकांकी विधा का नाम दिया गया है। शास्त्रीय
साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम का सबसे उत्तम माना गया है। साहित्य में प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। इसको क्या करते हैं? कौन है बेटा? ये बार बार आ रहा है, 1 मिनट में देखती हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं कि पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में, ये सारी चीजें हमें क्या होती हैं? व्यवहारिक हिंदी क्षेत्रों में, और व्यवहारिक यानी अपने जो समाज में होते रहता है, जो चालू रहता है, उन सारी चीजों को हम देखते हैं और वो सारी चीजें हमें समझ में आती हैं एकांकी के द्वारा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पाठ के अच्छी तरह से देखेंगे, शुरुआत करेंगे। आप लोगों को सिर्फ ध्यान से सुनना है कि एकांकी में क्या क्या हो रहा है। ओके, सुनाई दे रहा है सुभिक्षा? Yes, ma'am. ओके। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला जाता है। देखो, अब यहाँ एकांकी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो समझ में आएगा आप लोगों को कि एकांकी में क्या क्या बताया गया है। अब ये एक अध्यापक और बच्चे के बीच की बात है। समय प्रातः सुबह के 11 बजे है। स्थान 12वीं कक्षा, जैसे कि आप लोगों की कक्षा है। रंगमंच, कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। रंगमंच मतलब जो स्टेज बनाया जाता है एकांकी के लिए, उसको हम कह सकते हैं। तो कुछ विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर। अध्यापक, नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू हो गया है। परीक्षाएं समीप हैं। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं। समझ में आता है ना? जब हम आपस में बातें करते हैं अपने टीचर से या एग्जाम में या किसी भी चीज पे हम क्या करते हैं, कोई भी चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो वो सब चीजें हमारी समझ में आती हैं। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का आकलन अवलोकन किया है? जैसे कि हम लोग आपसे पूछते हैं कि सब सारे प्रश्न पत्र जो मैंने दिए थे या जो जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रोशन, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। अध्यापक, तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? अब देखो, अध्यापक क्या पूछ रहा है? अध्यापक यह पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा प्रश्न है, जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं क्लास में, कि कोई ऐसा प्रश्न है जिसे आपको कठिन, आपको तकलीफ हो रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्या करो, वो हमसे पूछो। पूछ सकते हो, हम लोग आपके लिए हर समय क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। प्रतीक, सर प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न पत्र बड़े ही सरल और आसान हैं। अध्यापक, यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें हर चीज सरल लगता है, इजी लगता है, लेकिन वह इजी होता नहीं है। बाद में वह प्रश्न पत्र हम कभी कभी कोई कोई चीजें क्या होते हैं,
बारीकी से यानी ध्यान से नहीं लेते और हमें कठिनाई हो जाती है। कभी कभी एक एक लाइन का भी चीज हमें समझ में नहीं आता है, तो वही बता रहे हैं टीचर उनको कि बड़ी अच्छी बात है, लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र फिर से अलग अलग विभागों, मतलब अलग अलग विभाग, अलग अलग विषयों के अलग अलग चीज होते हैं और हर एक विषय के अलग अलग विभाग। जैसे उदाहरण के लिए अपने हिंदी में क्या होता है, गद्य विभाग, पद्य विभाग, व्याकरण विभाग और रचना विभाग और अपठित विभाग, 4 विभाग 5 विभाग होते हैं ना। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में होता होगा, तो आपने बारीकी से नहीं देखा है। शीतल, सर आपने बिल्कुल सही कहा। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर। अब देखो दूसरा बच्चा बोल रहा, पहला बच्चा बोल, कोई कोई हर तरह के क्लास में कक्षा में बच्चे नहीं होते हैं। कभी कोई किसी किसी को क्या होता है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के बच्चे भी होते हैं जो क्या करते हैं, एक बार देख लिया, अरे सब इजी ही तो है, हम लिख लेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। एग्जाम से पहले हर चीज, पता नहीं बोर्ड कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए घुमा घुमा के, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न के उत्तर एकदम साधारण और सरल होते हैं, लेकिन प्रश्न एकदम क्या होता है, घुमा फिरा के दे देते हैं। जो घुमाया फिराया हुआ प्रश्न होता है वो हमें आसानी से समझता नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से अपने टीचर से, अपने सर से पूछ कर समझ लेना चाहिए। शीतल बोल रही है कि मैं अनुभव कर रही हूँ कि कोई कोई प्रश्न मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अध्यापक, मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है। देखो, जो लेसन का नाम है पल्लवन, वही चीज अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। वो पूछ रही है कि अध्यापक, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है। अब वो भी पूछ रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगा, हर चीज आप लोग बोल रहे हो कि सरल है हम लिख लेंगे, लेकिन आपको यह कठिन जान नहीं पड़ रहा है। प्रतीक, रोशन एक साथ, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। अब आप क्या करिए, पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश हमको डालिए और बताइए कि कैसा होना चाहिए। अध्यापक, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है, तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो। अध्यापक, पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। इतना जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी। गौरांश पूछ रहा है। सारे विद्यार्थी और अध्यापक आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं सिर्फ एक ही चीज के ऊपर कि यह क्यों आवश्यक है, इसे जानना क्या जरूरी है। ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन शब्द जैसी शब्द के प्रति शब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार, फैलाव। देखो, पल्लवन का अर्थ होता है, दिमाग में भी अपने, जब पल्लवन यानी सोच विचार बोल सकते हैं, फैलाव का अर्थ विचार क्या होता है, विचार बहुत बहुत फैलता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, विचार, विस्तार या फैलाव, बहुत ज्यादा विस्तृत जो हो जाए। यह संप्रेषण का विरुद्धार्थी शब्द है, सॉरी, संक्षेपण का विरुद्धार्थी। संक्षेपण मतलब बहुत छोटा, छोटा का विरुद्धार्थी तो बड़ा ही होगा, तो इसलिए यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य, पक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200-300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं, अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन होता है। इसको हम एकदम इजी शब्दों में समझें तो क्या है पल्लवन। पल्लवन यह है कि सबसे बड़ी चीज अपने
क्या करने का, अपने विषय को एकदम विस्तृत, उतने ही चीज को विस्तृत रूप में बता देने को हम लोग पल्लवन कहते हैं। समझा? बहुत अधिक। तो इस चीज को कौन बताएगा? जैसे एक छोटा सा टॉपिक होता है, टीचर क्या करती है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताती है, एक्सप्लेनेशन देती है ना टीचर, उसी को बोलते हैं पल्लवन। आपके एक चीज को वो प्रत्येक विषयों, एक टॉपिक को प्रत्येक विषय में ले जाकर अच्छी तरह से आपको समझाती है, बताती है, एक्सप्लेन करती है, उसी को पल्लवन कहते हैं। विषय का विस्तार करना। रिधिम, तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? नहीं नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, और भी कुछ विषय विशेषताएं और नियम होते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आइए मैं समझाता हूँ हर भाषा में। है, चाहे कविता हो, गद्य हो, चाहे कोई भी ये हो, अपना क्या बोलते हैं, ये कविता हो, गद्य हो, चाहे जो कुछ भी ये एकांकी हो, कहानी हो, जो कुछ भी होता है, तो उसको क्या करते हैं हम, टीचर ही ऐसा होता है, शिक्षक ही, अध्यापक ही ऐसा होता है, जो अध्यापक क्या करता है, उस विषय वस्तु को आपको समझाने में सफल होता है और अच्छी तरीके से समझा देता है। तो उसको क्या, हम आप क्या करते हो, उसका अच्छी तरह से एक विस्तृत ज्ञान आपके अंदर समा जाता है, और आप फिर उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से क्या करते हो, समझ लेते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको समझने में फिर इजी हो जाता है और आप लोगों को तकलीफ भी नहीं होती है। तो यह होता है कविता पल्लवन। कविता ही काव्य को ही ले लो। काव्य क्या होता है, कविता पढ़ो और उसके अर्थ हमको क्या होते हैं, समझ में बहुत जल्दी से नहीं आते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो अध्यापक क्या करता है, टीचर का काम होता है कि आपको वह विषय वस्तु अच्छी तरीके से समझा देना। जब अच्छी तरीके से समझ जाता है बच्चों को, तब क्या होता है, वह हमारे लिए भी अच्छा हो जाता है। यही इसी को कहते हैं पल्लवन। आइए तो फिर हम अपना स्टार्ट करें आगे। यस मैम। ओके, देखो एक पेन भी दिया है चित्र में आपको, पेन दिया हुआ है, पेन के नीचे क्या हुआ है, पेन के नीचे है और ऊपर बहुत सारी पत्तियां आपको दिख रही हैं। यही होता है, एक चीज से कितने सारे विषय वस्तु निकल रहे हैं। पेन तो एक ही है, लेकिन इसके पत्तियां कितनी हैं, बहुत सारी हैं। पत्तियों का अर्थ यह है कि एक पेन को हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कामों में, या इस पेन से हमारा बहुत ही सर्वांगीण विकास हो सकता है। एक पेन ही होता है जो हमारा सर्वांगीण विकास करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो
ऊपरी तौर पर क्या होता है, अब देखो पूछ रहे हैं पल्लवन पर हमें प्रतीक और रोशन पूछ रहे हैं एक ही साथ। सर जी मैं पल्लवन के घटक को लेकर दुविधा अनुभव कर रही हूँ, पल्लवन किसे कहते हैं, उत्तर लिखा कैसे उत्तर लिखा जाता है, आप इसकी व्याख्या हमारे लिए करिए तो हमें क्या होगा, आसानी होगी। विद्यार्थी मित्रों, अध्यापक मित्रों, क्या पल्लवन घटक सभी को कठिन जान पड़ता है। प्रतीक और रोशन, जी सर हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया है। सभी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप पल्लवन का विस्तार, कभी कभी ऐसा होता है हम सोचते हैं हर एक चीज हमें समझ में आ रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो चीज कभी कोई कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो बताता है अरे इसको पढ़ा क्या, तो हम सोचते हैं ना अरे नहीं नहीं इसको नहीं पढ़ा, चलो सर से या टीचर से पूछ लेते हैं। तब वो पूछ रहे हैं कि इसको लेकर हमें बड़ी दुविधा है, आप हमें इसे बताइए। बहुत कुछ है इससे प्रत्येक लेखक शिक्षक विद्यार्थी को जरूर जानना चाहिए। अब अध्यापक बता रहे हैं कि यह बहुत ही जरूरी होता है, इसे क्या करना चाहिए, हम सबको जानकारी इसकी रखनी चाहिए। विषय वस्तु जो होती है चाहे कोई भी विषय हो, हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, मैथ्स हो, गणित, ये इंग्लिश हो, कोई भी हो, उसकी पूरे विषय वस्तु की जानकारी क्या होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए। तो रोशन आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर। अब बच्चा पूछ रहा है आप क्या हमें बता सकते हैं सर। हाँ हाँ क्यों नहीं, हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार, फैलाव, संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी क्या होता है, जब किसी गद्य पद्य को विस्तारित रूप से बता देते हैं, यह क्या करते हैं, उनका बच्चों की दुविधाओं को दूर कर रहे हैं कि आखिर में पल्लवन होता क्या है। जिस प्रकार एक शिक्षक किसी एक विषय वस्तु को पाठ को लेकर उस आपको अच्छी तरीके से उसके क्या फायदे नुकसान या उसकी विषय वस्तु की पूरी जानकारी देता है, एक ही टॉपिक को लेकर एक ही अध्याय को लेकर 100 से 200 शब्दों में एक चीज को एक्सप्लेन करता है, तो उसे पल्लवन कहते हैं। तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है। अध्यापक नहीं नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक आइए मैं समझाता हूँ। इस भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। देखो अब गौरांश बोल रहा है मैं कुछ समझा नहीं सर, आप मुझे विस्तार से बताइए। तो अध्यापक बताते मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे, देखो किसी किसी भाषा में लेखक क्या होता है, एक विषय वस्तु को लेकर उसका विस्तारित रूप बताता है, और कोई कोई लेखक ऐसा होता है जो थोड़ा सा लिखकर छोड़ देता है कि आपस में समझ जाएंगे लिखने। ये तो अपने अपने क्या होता है, विचारों की उत्पत्ति होती है, और हम क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं, किसी किसी को समझ में आता है, किसी किसी को नहीं समझ में आता है। कोई कोई ऐसा होता है, टीचर ही आप समझ लो, कोई कोई ऐसा होता है अपने विषय वस्तु को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है, किसी किसी को एक लेसन एक्सप्लेन करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, 2-2 3-3 लेक्चर लगते हैं। कोई कोई एक ही लेक्चर में क्या होता है, फटाफट शॉर्टकट में आपको समझा के चला जाता है। तो ये चीजें होती हैं, सबके विचारों की यह उत्पत्ति होती है कि अरे बच्चे तो समझ ही गए होंगे, लेकिन किसी किसी को किसी किसी सर टीचर को ये लगता है नहीं नहीं हमारे बच्चे समझें, तो समझेंगे कैसे जब तक हम उन्हें अच्छे से विस्तारित रूप से इन्हें बताएंगे नहीं। तो यही चीज लेखकों का भी होता है, लेखक क्या करते हैं अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में देखते हैं, और उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जाता है। यहाँ पल्लवन को समझाने का मतलब किसका होता है, अध्यापक का होता है। क्यों होता है, क्योंकि लेखक सूक्ष्म लिखता है, सूक्ष्म यानी छोटा। किस कोई कोई एक्सप्लेन, देखो कभी कभी कोई कोई लेसन हम पढ़ते हैं तो टीचर ज्यादा जैसे हमने कोख जाया पढ़ा, सुनो किशोरी पढ़ा, ये सब चीजें हमको क्या थी, ये तो हमारे हिंदी की व्यवहारिक थी, हमारे पारिवारिक थी, इसलिए हमें पूरी अच्छी तरह से समझी। यस सुभिक्षा, यस हेलो, हाँ, तो ये हमको समझ जाता है। लेकिन किसी किसी लेखक का पाठ इतना थोड़ा सा कठिन होता है, जैसे कविताएं हुई या कोई ऐसा पाठ हुआ, तो जैसे ओजोन विघटन था,
वो हमको क्या हुआ था, थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगा। तो यही सब चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें समझने, तो ये अध्यापक द्वारा हमें क्या किया जाता है, अच्छी तरह से विस्तारित रूप से समझाया जाता है, उसी को कहते हैं पल्लवन। पल्लवन अर्थात पत्तों का फैलना। तो क्या पल्लवन तात्पर्य निबंध है? अब देखो बच्चा क्या बोल रहा है, तो क्या पल्लवन तात्पर्य निबंध है क्या सर? निबंध को हम क्या करते हैं, एक टॉपिक लेके उसके सारे विषयों का विवेचन कर देते हैं। नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर होता है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। निबंध तो अलग रूप होता है। निबंध में हम क्या करते हैं, निबंध के सारे चीजों को लिख लेते हैं निबंध में। हाँ, लेकिन पल्लवन में इस तरह का नहीं होता। पल्लवन में यह होता है कि जिस विषय का विवेचन करना है उसके लिए एक सीमा रहती है कि इतना तक ही हमें बच्चों को समझाना है। तो उसकी प्रतिभा, मौलिकता का आधार, उसके लिए उसकी कल्पना, प्रतिभा, ये सब चीजों का आधार लेकर पल्लवन का विस्तार हम लोग करते हैं और एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। रिधिम सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार भी ध्यान देना होता है? अब देखो वो बोल रहा है कि पल्लवन में हम क्या कर सकते हैं, भाषा विचार और भाषा के साथ साथ अपने विचारों को भी बता सकते हैं या नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, अपने विचार को भी समझा और बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बता नहीं सकते हैं। हर एक चीजें हमारे लिए जरूरी होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह होती है कि जो निबंध के जैसा पल्लवन लेखन नहीं होता है। यह अपने किसी एक रूप में विवेचन किया जाता है और एक समय, एक सीमा निर्धारित होती है, उसी के अंतर्गत यह किया जाता है। जैसे कविता है तो कविता को टीचर अगर पूरा एक्सप्लेन कर रही है, स्पष्ट कर रही है, तो वह एक निबंध नहीं हुआ। कविता के सारे चीजों को क्या करते हैं, हम समझाते हैं और आपको बताते हैं। तो कैसे बताते हैं, जो उस विषय वस्तु के बारे में आपको ज्ञान देना रहता है हम उतना ही देते हैं ना, जितना उसका अर्थ होता है हम आपको उतना ही बताते हैं। यह मैं आपके लिए उदाहरण के लिए बता रही हूँ। और निबंध अगर लिखना होता है तो निबंध में क्या होता है, नहीं, उस विषय वस्तु के बारे में हर चीज की जानकारी दी जाती है। तो यही पूछ रहा है रिदिम सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार भी पर भी ध्यान देना पड़ता है क्या? अध्यापक हाँ, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर ही आ रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को ही पल्लवन कहा जाता है। हम क्या करते हैं, भावों को विस्तृत रूप से, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर क्या करती है, एक्सप्लेनेशन देती है, एक्सप्लेन करती है और फिर क्या करती है, अब बहुत सारी उसके ऊपर आपको कहानियां बताती है, बहुत सारे उसके ऊपर समाज में हुए प्रसंग बताती है, बहुत सारी चीजें। तो इसको क्या होता है, इसके अंदर भाषा का विस्तार करने के लिए, हमारे अंदर उसको विस्तृत करने के लिए अंदर कौशल होना चाहिए, भावनात्मक जानकारी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात उस विषय वस्तु के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने चीज को, अपने विषय को अच्छी तरह से विस्तृत करके बच्चों को दे सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। या आप भी किसी विषय वस्तु की जानकारी जब हासिल करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन उसके बारे में अगर आपको ही ज्ञान नहीं है, आपको ही समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, तो आप किसी चीज को विषय विवेचित कर सकते हो? नहीं। उसका विवेचन करने के लिए आपको उसको विस्तारित करने के लिए सबसे पहले भाषा का ज्ञान, दूसरी चीज विषय वस्तु का ज्ञान, तीसरी चीज आपके अंदर उसके लिए
भावनात्मक ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। और ये सब चीजें तब संभव होती हैं, कब होती हैं, जबकि हम उसको अच्छी तरह से समझें या देखें। तो इसीलिए हम जब आप तक कोई चीज पहुंचाते हैं तो क्या करते हैं, एक पाठ, उदाहरण के लिए सपोज आप देखो, एक ही पाठ को हम इतने अच्छे, किस तरह, जब अगर किसी चीज के बारे में हम तैयार नहीं होते और एक टॉपिक को लेकर हम किसी चीज को क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या करते हैं, हम दूसरों को भी नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, रखना चाहिए। जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होगा तब तक हम किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी भाषा का विस्तार नहीं कर पाएंगे। समझा? Yes, ma'am.